Hello and welcome everyone. I hope dear friends you all are doing exceptional and definitely you all are making your time productive in your learning. Dear learner, previous lecture के अंदर हमने यहाँ पे बात करी थी pronoun के second part की बात करी थी, जिसके अंदर हमने बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट यानी टाइप्स को देखा था, उसके साथ साथ इंपॉर्टेंट रूल्स को भी देखा था। जिसके अंदर अगर आप बात करें आपने इंडेफिनिट pronoun को देखा था, उसके बाद आपने एम्फैथेटिक प्रोनाउन को देखा था, रेसिप्रोकल प्रोनाउन को देखा था, डिमॉन्स्ट्रेटिव प्रोनाउन को देखा था और आपने रिफ्लेक्सिव प्रोनाउन को भी देखा था। उसके बाद मैंने आपको यहाँ पे पर्सनल प्रोनाउन की भी एक यहाँ पे जो रूल था इट और दिस का, वो भी मैंने आप सभी को पढ़ाया था। आई होप कि आप सभी को वो वाला जो पोर्शन था वो सभी को क्लियर हो गया है। आई हैव रिसीव्ड मैनी मैसेज थ्रू इंस्टाग्राम कि वहाँ पे आपको जो ट्रिक नंबर 5 और 6 थी जो मैंने आपको पहले वाले पार्ट के अंदर दी थी, तो उसके अंदर आप में से 3-4 स्टूडेंट्स का मुझे वहाँ पे मैसेज आया था इंस्टाग्राम पे कि सर एक बार फिर से वो रिवाइज करवा देना, क्योंकि वहाँ पे हमें थोड़ी सी कन्फ्यूजन जनरेट हो रही है, यानी थोड़ी सी कन्फ्यूजन हमें हो रही है। सो आई डेफिनेटली शैल बी मेकिंग यू अंडरस्टैंड अबाउट द रूल ऑफ 5 और 6 जो हमने पार्ट फर्स्ट के अंदर देखा था। उसके बाद आज की इस लेक्चर के अंदर हम प्रोनाउन के पूरे पार्ट को कवर करेंगे। Dear learner, one more thing is that you all have maybe issue with my speed, but many of students were complaining in a chat box, sir, please decrease your speed, decrease your speed. Yes, definitely I shall take care about the speed issue so that you will never face any sort of issue with my speed. So in this lecture I have brought third part of pronoun for you. So in this third part we will be discussing about the left types of pronoun, जो बची हुई टाइप्स हैं तो उनको हम यहाँ पे पढ़ेंगे और इसके साथ साथ उनके इंपॉर्टेंट रूल्स और रेगुलेशंस और किस तरीके से आपको लाइफ के अंदर या एग्जामिनेशन पॉइंट ऑफ व्यू से आपको वो प्रिपेयर करने उनकी भी हम यहाँ पे बात करने वाले हैं। सो डियर लर्नर, यहाँ पे सबसे पहले इस लेक्चर के अंदर हम यहाँ पे बात करेंगे इंटरोगेटिव प्रोनाउन की बात करेंगे, डिस्ट्रीब्यूटिव प्रोनाउन की बात करेंगे, रिलेटिव प्रोनाउन की बात करेंगे और उसके बाद यहाँ पे लास्ट वाला जो हमारा प्रोनाउन है उसकी भी बात करेंगे, क्योंकि वो भी आपके लिए इंपॉर्टेंट है, जिसको आप एक्सक्लेमेटरी प्रोनाउन कहते हैं। तो उसको भी हम छोटे से यानी एक स्लाइड या 2 स्लाइड के अंदर इसको फिनिश कर देंगे। लेकिन आज यहाँ की लेक्चर जो हम शुरू करने जा रहे हैं, आप एक बार मुझे बताएं, आई एम सेट फॉर दिस लेक्चर, मैं इस लेक्चर के लिए पूरी तरीके से तैयार हूँ। आई होप यू ऑल आर सेट फॉर दिस लेक्चर एंड डेफिनेटली एक अच्छे मोटिवेशन के साथ अपने माइंड को एक अच्छे पॉजिटिव एरा के अंदर रखते हुए आज की लेक्चर हम शुरू करने जा रहे हैं। और आई होप कि आज आपको मेरी स्पीड के साथ किसी भी प्रकार का कोई इश्यू नहीं होगा। और अगर आपको प्रीवियस लेक्चर के अंदर वहाँ पे अगर मेरी स्पीड से कोई भी इशू किसी को हो रहा है तो एक बार आप वहाँ पे जैसे ही मेरी लेक्चर फिनिश होती है उसके बाद यूट्यूब के अंदर फीचर्स होते हैं कि वो आप स्पीड को भी डिक्रीज कर सकते हैं, तो आप वहाँ पे स्पीड को डिक्रीज करें, एक बार फिर से लेक्चर को सुनें और डेफिनेटली आप अपने लेक्चर को ट्राई करें अंडरस्टैंड करने की। दूसरी बात यहाँ पे नोट्स की रही, तो आज इस लेक्चर के बाद आपको इवनिंग में आपको इसके नोट्स भी मिल जाएंगे, उसके ऊपर आप प्रैक्टिस करें और उसके बाद मैं आपके लिए प्रैक्टिस सेट भी लाऊंगा। और इस लेक्चर के अंदर भी मैंने आपके लिए 2-3 स्लाइड्स लाई हैं जहां पे आपको स्क्रीनशॉट ले लेनी है ताकि आप उन क्वेश्चंस का आंसर करके आप कमेंट सेक्शन के अंदर रख पाओ। डियर लर्नर, मैं यहाँ पे इसके ऊपर प्रैक्टिकल यानी यहाँ पे एक आपके लिए एक्सरसाइज भी लाऊंगा, लेकिन मेरा मेन मोटिव ये है कि हम पहले लेक्चर को पूरा फिनिश करेंगे जितने भी टॉपिक्स हैं और उसके बाद हर एक टॉपिक के ऊपर हम वहाँ पे एक्सरसाइज लाएंगे, जैसे टेंस के अंदर प्रोनाउन के लिए एक अलग से, उसके बाद अगर एटीएम्स और फ्रेजेस की देखें तो एमसीक्यू सेशन लाएंगे ताकि आप पूरे तरीके से तैयार हो जाएं एक बार पहले, फिर उसके बाद आपको अगर मिक्स में भी क्वेश्चन आए ताकि आप उनको भी अच्छे तरीके से अटेम्प्ट कर पाओ। सो डियर लर्नर, आई होप कि आप सभी एक अच्छे मोटिवेशन के साथ तैयार होंगे। तो यहाँ पे आज हम 4 टाइप्स को जनरली देखने वाले हैं, लेकिन पहले हम अपनी उस पहले वाली कंफ्यूजन को क्लियर करेंगे। डियर लर्नर, आपको यहाँ पे एक बार फिर से मैं समझा रहा हूँ कि अगर आपको रूल 5 और 6 जो मैंने आपको पर्सनल प्रोनाउन के अंदर पढ़ाया था, यानी ट्रिक जो 5 थी और ट्रिक जो 6 थी, मैंने एक ही स्लाइड के अंदर रखी थी, तो वो इस प्रकार से थी। मैंने आपको यहाँ पे कहा था कि जो ऑब्जेक्टिव केस पर्सनल प्रोनाउन होता है, इट मीन्स जो पर्सनल प्रोनाउन होता है और ऑब्जेक्टिव केस उसके अंदर आपको देखने को मिलेंगे। जनरली आपको यहाँ पे एक ऑब्जेक्टिव केस देखने को मिलेगा, एक आपको यहाँ पे पॉजेसिव केस देखने को मिलेगा, एक यहाँ पे आपको सब्जेक्टिव या इसको नॉमिनेटिव भी केस कहते हैं तो वो भी आपको देखने को मिला था। तो यहाँ पे जो रूल के अंदर बात हो रही है ये यहाँ पे सब्जेक्टिव केस की भी नहीं हो रही है, ना तो यहाँ पे आप किसी पॉजेसिव केस की बात करें, यहाँ पे आप ऑब्जेक्टिव केस की बात करें। तो यहाँ पे आप किसकी बात करें,
यहाँ पे आप ऑब्जेक्टिव केस की बात करें, आप यहाँ पे इस बात को अच्छे तरीके से याद रखें कि यहाँ पे इस लेक्चर के अंदर यहाँ पे आप किसकी बात करें, ऑब्जेक्टिव केस की बात करें, और वो भी पर्सनल प्रोनाउन के अंदर। तो यहाँ पे इस लाइन को आप समझने की कोशिश करें कि ऑब्जेक्टिव केस, जो पर्सनल प्रोनाउन ऑब्जेक्टिव केस है, कभी भी किसी सेंटेंस में एज ए सब्जेक्ट यूज नहीं होता। अब ये ऑब्जेक्टिव केस क्या होता, तो एक बार आप यहाँ पे इस वाली स्लाइड के अंदर देखें। मैंने आपको यह कहा था ये सभी के सभी हमारे पास जो 7 है, ये सारे के सारे कितने हैं, ये प्रोनाउन है। उसके बाद ये सब्जेक्टिव केस वाला पोर्शन आ गया, यानी इसको आप नॉमिनेटिव केस भी कहते हैं। ये नॉमिनेटिव केस एज ए सब्जेक्ट किसी सेंटेंस के अंदर यूज हो सकता है, बट व्हेन वी वांट टू यूज ऑब्जेक्टिव केस इन ए सेंटेंस, सो वी कांट यूज इट एज ए सब्जेक्टिव केस। या एज ए सब्जेक्ट हम किसी भी सेंटेंस के अंदर इस वाले पोर्शन को ज्यादातर हम यूज नहीं कर पाते। उसके बाद मैंने आपको पॉजेसिव भी पढ़ाया था, और इसके अंदर भी मैंने आपको एडजेक्टिव प्रोनाउन पढ़ाया था और पॉजेसिव प्रोनाउन पढ़ाया था, जिसके अंदर मैंने आपको बताया था कि किस किस तरीके से आपको इनको डिवाइड करके किस वाले एडजेक्टिव जो प्रोनाउन होते हैं उनको आप एज ए सब्जेक्ट यूज नहीं करते, और जो यहाँ पे आपके पास पॉजेसिव प्रोनाउन होते हैं उनको आप एज ए सब्जेक्ट भी किसी सेंटेंस के अंदर यूज कर सकते हैं। लेकिन अगर आपको कंफ्यूजन की बात करें तो आप सबको इस वाले पोर्शन के अंदर कंफ्यूजन है, क्योंकि वहां पे आपकी जो ट्रिक है आपको ये बता रही है कि आप किसी सेंटेंस के अंदर ऑब्जेक्टिव केस पर्सनल प्रोनाउन, देखो यहाँ पे ये पर्सनल आ गया। एक बार मैं आपको इसको पूरा क्लियर करके बताता हूं ताकि आपको फिर से एक अच्छे तरीके से समझ आ जाए। अब देखो ये वाला जो आ गया, ये आपका क्या दिख रहा है, पर्सनल प्रोनाउन। आप पर्सनल प्रोनाउन के ना तो नॉमिनेटिव केस की बात करें ना तो आप पॉजेसिव केस की बात करें, आप यहाँ पे ऑब्जेक्टिव केस की बात करें, और ऑब्जेक्टिव केस को आप किसी भी सेंटेंस के अंदर एज ए सब्जेक्ट नहीं यूज कर सकते। तो ये वाली बात आपको इस लाइन के अंदर बताई गई थी जो यहाँ पे आपको लिखी गई है। उसके बाद जो 6 नंबर की जो ट्रिक थी वो ये कहा गया था कि टू बी जो होती है, अब देखो मैंने आपको कहा था कि टू बी क्या होता है, तो एक बार मैं आपको फिर से समझा देता हूँ। टू बी की जो फर्स्ट फॉर्म होती है, अगर बात करें आप टू बी की फर्स्ट फॉर्म की बात करें तो वो होती है इज एम आर। क्या होती है, इज एम आर, ये प्रेजेंट फॉर्म होती है। अगर आप इसके पास्ट फॉर्म की बात करें तो आपकी आएगी वॉज और वर, और अगर आप इसकी थर्ड फॉर्म की बात करें तो इसकी आती है बी या बीन, या फिर आप इसको बीइंग तरीके से भी लिख सकते हैं। तो ये यहाँ पे आपको ये इसकी फॉर्म्स आपको देखने को मिलेगी। तो ये यहाँ पे इसने इस लाइन के अंदर ये बताया कि जो टू बी जो होता है, ये जैसे आप इज की बात करें, अगर वॉज की बात करें या बी की बात करें, तो उसके बाद आप उससे पहले आप किसी सब्जेक्टिव केस को यूज करते हैं, और उसके बाद आप किसी भी यहाँ पे टू बी फॉर्म को फॉलो कर सकते हैं। क्योंकि जो सब्जेक्टिव केस किसी सेंटेंस के अंदर होता है तो उसके बाद हमेशा या तो आपको इज देखने को मिलेगा, जैसे ही इज एक्टिव, तो यहाँ पे ही इज एक्टिव का मतलब यहाँ पे इज किसको फॉलो कर रहा है, यानी सब्जेक्टिव केस ही को यहाँ पे फॉलो कर रहा है। तो इस तरीके से यहाँ पे अगर इस एग्जाम्पल को मैं लिखूं तो यहाँ पे मैं इस एग्जाम्पल लिख रहा हूँ ही इज, मैं लिख रहा हूँ ही इज वेरी क्लेवर। तो यहाँ पे ये क्लेवर जो है, देखो यहाँ पे आपको यहाँ पे क्लेवर को समझना, तो ही यहाँ पे आपका क्या आ गया, सब्जेक्टिव केस आ गया। अब इस सब्जेक्टिव केस को किसने फॉलो करा है, अगर आप देखना चाहें कि सब्जेक्टिव केस को किसने फॉलो करा, जो इज है, जो टू बी का ही एक हिस्सा है, टू बी का एक पार्ट है, उसको यहाँ पे इसने फॉलो करा है। तो ये वाली बात आपको इन दो रूल्स के अंदर समझने की जरूरत थी। दूसरा यहाँ पे ज्यादातर आपको कुछ नहीं समझने की जरूरत थी, बस आपको यही चीज आपको इसके अंदर समझनी थी और आपने समझी। जैसे यू एंड मी, कभी भी आप यू एंड मी नहीं यूज करेंगे, आप यहाँ पे यूज करेंगे मी की जगह आप क्या यूज करेंगे, यू एंड आई, क्योंकि मैंने आपको ये रूल अभी पढ़ाया, इस तरीके से आपको इसका यूज करना। नोबडी वांट्स टू बी हिम, तो यहां पे आप हिम की जगह पे क्या यूज करोगे, नोबडी वांट्स टू बी ही। तो इस तरीके से आप याद करें, क्योंकि हम स्पोकन के अंदर जनरली इनको यूज करते हैं और यहां पे हमारी जो मिस्टेक होती है वो हो जाती है। द जज हैज नो मर्सी फॉर सच ए क्रिमिनल एज हिम, तो यहां पे हिम की जगह पे आप यहां पे सब्जेक्टिव केस ही का यूज करोगे, जिसको आप नॉमिनेटिव केस भी कहते हैं। तो इस तरीके से आपको मैंने ये रूल पहले भी समझाया था। आई होप कि अभी आप सभी का ये वाली जो कंफ्यूजन थी वो क्लियर हो गई होगी। अब यहां पे बात करते हैं हम किसकी बात करें, तो यहां पे अगर आप बात करें, यहां पे आप इंटरोगेटिव प्रोनाउन की बात करें, ताकि आपको इंटरोगेटिव प्रोनाउन भी अच्छे तरीके से समझ आ जाए। अब बात करें इंटरोगेटिव प्रोनाउन होता क्या है। देखो जितने भी ये इंटरोगेटिव प्रोनाउन आपको दिख रहे हैं यहां पे, जैसे हु आ गया,
whom आ गया, उसके बाद आपको whose दिखेगा, which आपको आ गया, what आ गया, who आ गया। तो ये सभी के सभी आपके लिए क्या है, इंटरोगेटिव प्रोनाउन है। और जनरली अगर आप बात करें आप तो WH फैमिली की हेल्प से भी हम यहाँ पे क्वेश्चंस को बनाते हैं, यानी यहाँ पे क्वेश्चंस को पूछते हैं। तो इसका इसलिए आपको इंटरोगेटिव प्रोनाउन को अपने माइंड में इस तरीके से सेट करना है। आई होप यू डोंट हैव एनी इशू विद माय स्पीड। एक बार आप मुझे चैट बॉक्स के अंदर बता दें कि आप सभी को यहाँ पे स्पीड से इशू है या नहीं है। आई होप कि आज मेरी स्पीड एक अच्छी तरीके से एक मीडियम है, ना ज़्यादा फास्ट है ना ज़्यादा स्लो है। आई होप आप सभी के लिए इजली हेल्प होगी कि आप मेरी वॉइस को अच्छे तरीके से ग्रैब कर पाओ, गेट कर पाओ। सो डियर लर्नर, यहाँ पे बात करें जितने भी आपके पास इंटरोगेटिव यहाँ पे वर्ड्स होते हैं, जैसे आप हु की बात करें, हुम की बात करें, हुज की बात करें, विच व्हाट की बात करें, तो ये सभी के सभी आपके लिए क्या है, ये सभी के सभी आपके लिए इंटरोगेटिव प्रोनाउंस हैं। तो ये सभी के सभी आपके लिए क्या है, इंटरोगेटिव प्रोनाउंस हैं। अब बात करें यहाँ पे इंटरोगेटिव प्रोनाउन होता क्या है, आप सभी को यहाँ पे समझना है कि प्रोनाउन विच आस्क्स ए क्वेश्चन, इन ऐसे प्रोनाउन जो यहाँ पे ये प्रोनाउन एक ऐसा जो क्वेश्चंस को पूछता हो, उसे आप क्या कहते हैं, इंटरोगेटिव प्रोनाउन कहते हैं। जैसे अगर मैं आपको एग्जांपल दूं, मैं आपको बोलूंगा व्हाट इज योर नेम, तो यहाँ पे व्हाट जो अंडरलाइन मैंने करा है, तो ये आपके लिए क्या है, ये यहाँ पे ये आपके लिए इंटरोगेटिव प्रोनाउन है। ये बहुत ही सिंपल है, बस आपका इसके कोई रूल भी आपको ज्यादातर देखने को नहीं मिलेंगे। उसके बाद विच इज योर पेन, विच इज योर पेन, आपका पेन कौन सा है। अब विच का यूज किस तरीके से किया जाता है एक बार आप याद रखें। अगर जर्नल में किसी भी अगर बात करें, जैसे अगर मैंने आपको एग्जांपल दी थी कि अगर आपको कोई कलर चाहिए, मैं बोलूंगा व्हाट इज योर फेवरेट कलर, कि आपका फेवरेट कलर क्या है। तो जब आप जर्नल में बात करते हैं तब आप व्हाट का यूज करते हैं। लेकिन जब आपके पास कोई दो ऑप्शन हो, जैसे मैं आपको यहाँ पे व्हाइट एंड ब्लैक कलर दे देता हूं, मैं आपको पूछूंगा विच इज योर फेवरेट कलर, व्हाइट और ब्लैक, तो यहाँ पे इट मीन जब भी आप विच का यूज करते हैं तो वहां पे एक तो नॉन लिविंग थिंग के लिए तो होता ही होता है, दूसरा यहाँ पे जब आपके पास कोई ऑप्शन हो उसको बताने के लिए भी आप यहाँ पे प्रश्न पूछने के लिए आप विच का यूज कर सकते हैं। उसके बाद हु वॉन द मैच, whom does he take, whom does he hate, यानी वो किसको नफरत करता है। उसके बाद whose car is this, ये कार किसकी है। उसके बाद whom do you want to talk, ये भी आप बात कर सकते हैं। whose bag is this, whose watch is this, what is her name, इस तरीके से भी आप इसके अंदर बात कर सकते हैं। अब यहाँ पे ये सभी के सभी कितने थे, क्या थे, ये इंटरोगेटिव प्रोनाउन थे। अब यहाँ पे देखो मैं आपको व्हाट का यूज बताऊंगा, विच का फिर से एक बार ब्रीफ यूज बता रहा हूं। मैंने आपको कहा कि कहां पे आप व्हाट का, विच का, हुज का, होम का और हु का यूज करें। तो सबसे पहले व्हाट की बात करें तो जर्नल वेज के लिए मैंने आपको पहले बताया आप व्हाट का यूज करते हैं। इसका यूज आप किसी एक्शन को परफॉर्म करने के लिए या चीज के लिए आप यूज कर सकते हैं, जैसे व्हाट इज योर फादर। अब देखो यहाँ पे आप सभी को ये कंफ्यूजन रहेगी कि सर व्हाट इज योर फादर क्या मतलब क्या है, क्योंकि ये व्हाट इज योर फादर, आपके फादर क्या हैं, यानी हमारे वो पापा हैं या फादर हैं, तो वो क्या है। तो यहाँ पे मैं आपके पापा को नहीं पूछ रहा हूँ, ये इंग्लिश के अंदर एक ऐसा आपको देखने को मिलेगा इंटरोगेटिव प्रोनाउन के अंदर, व्हाट इज योर फादर का मतलब होता है कि आपके फादर का ऑक्यूपेशन क्या है, यानी आपके फादर जी करते क्या हैं। तो इस तरीके से भी आप इसका यूज करते हैं, व्हाट इज योर फादर। उसके बाद व्हाट डू यू टीच, आप क्या पढ़ाते हैं। अगर मैं आपके पास यहाँ पे ऑप्शन होता कि सर आई टीच इकोनॉमिक्स एंड इंग्लिश, तो वहां पे आप बोलते हैं विच सब्जेक्ट डू यू टीच, कि आप कौन सा सब्जेक्ट पढ़ाते हैं, तो तब आपके पास ऑप्शन थे। उसके बाद व्हाट डज ही स्पीक, कि वो लड़का क्या बोलता है। तो इस तरीके से आप व्हाट का यूज कर सकते हैं, लेकिन आपको यहाँ पे कुछ स्पेसिफिक नहीं पता है, आप जर्नल वे में यहाँ पे बात करें तो तब वहां पे आप व्हाट का यूज करें। अगर आप बात करें विच की बात करें तो मैंने आपको पहले बताया कि सिलेक्शन या चॉइस के लिए आप विच का यूज करते हैं। कभी भी आपके पास कोई स्पेसिफिक ऑप्शन होते हैं तब आप इसका यूज करते हैं। अगर बात करें विच इज योर पेन, मैं आपको यहाँ पे बोल रहा हूँ कि विच इज योर पेन, मैं अगर आपके पास देखो सपोज करो अभी यहाँ पे आपको मानसून सीजन देखने को मिलेगा, आप घर से बाहर निकल रहे हैं और आपके घर में आपके पास 5 अम्ब्रेलाज हैं, तो आप बोलोगे यहाँ पे आप जब जाओगे तो आप अपने छोटे ब्रदर या सिस्टर को कहोगे विच इज योर अम्ब्रेला, कि आपका अम्ब्रेला कौन सा है। तो इस तरीके से यहाँ पे आपके पास 5 अम्ब्रेला थे, इट मीन्स यू हैव ऑप्शन ऑलरेडी एंड डेफिनेटली यू विल हैव टू सेलेक्ट वन अम्ब्रेला फॉर इफ यू आर गोइंग आउटसाइड, देन यू मस्ट हैव टू कैरी ओनली वन अम्ब्रेला बिकॉज यू डोंट हैव राइट टू टेक ऑल द अम्ब्रेलाज विद यू बिकॉज एवरीबडी हैज हिज एंड हर ओन अम्ब्रेला। तो इस तरीके से आपको यहाँ पे यूज करना है विच का। उसके बाद विच कॉलेज डू यू लाइक द मोस्ट, अगर मैं आपको पूछूं कि आप कौन सा कॉलेज यहाँ पे सबसे ज्यादा पसंद करते हैं, मैं आपको पूछूंगा
होगा विच यूनिवर्सिटी डू यू लाइक, कश्मीर यूनिवर्सिटी या जम्मू यूनिवर्सिटी, तो इट मीन्स यू हैव ऑप्शन देयर. सो वेन एवर यू हैव ऑप्शन एट दैट टाइम you need to choose one specific thing. So for choosing specific thing we also talk generally, but when we want to ask question at that time we use which. तो ये which किसके अंदर आता है? इंटरोगेटिव प्रोनाउन के अंदर आता है. तो इस तरीके से आपको ये बात याद रखनी है. उसके बाद यहाँ पे बात करें हु की बात करें, हुज की बात करें, हुम की बात करें, तो इनका यूज हमेशा हम किसके साथ करते हैं? पर्सन के साथ करते हैं. यानी इट मीन्स हम किसी व्यक्तियों के साथ यानी किसी लोग यानी नॉन लिविंग थिंग के साथ नहीं, लिविंग थिंग के साथ करते हैं, यानी पर्सन्स के साथ इसका यूज करते हैं. अब आपको मैं बात बता दूं, जो हु का यूज होता है हमेशा वो सब्जेक्टिव केस जिसको आप नॉमिनेटिव केस कहते हैं उसके साथ आप यूज करते हैं. हुज का यूज यहां पे आप हमेशा पॉजेसिव केस जिसका मतलब होता ऑनरशिप, ऐसे वर्ड्स जो ऑनरशिप को दिखाते हैं, जैसे माई आ गया, माइन आ गया, तो उसके लिए आप इसका यूज करते हैं. उसके बाद अगर आप बात करें ऑब्जेक्टिव केस की बात करें तो यहां पे हुम जो है एज एन ऑब्जेक्ट यहां पे यूज होता है किसी सेंटेंस के अंदर. चलो कुछ एग्जांपल्स देखते हैं. हु इज ही, ये वो लड़का कौन है? हु इज ही. अब देखो यहां पे इस रूल को यहां पे भी हम सेटिस्फाई करते हैं कि हु भी यहां पे क्या एक नॉमिनेटिव केस है, ही भी यहाँ पे क्या एक नॉमिनेटिव सब्जेक्टिव केस है. तो ये रूल मैंने आपको पीछे पढ़ाया भी था एक जगह पे, ताकि आपको ये रूल याद रखे, और वो था पर्सनल प्रोनाउन के अंदर मैंने आपको पढ़ाया था. हुज ड्रेस इज दिस, ये ड्रेस किसका है? तो ये यहाँ पे ड्रेस किसका है, इसका मतलब ये पॉजेसिव केस को शो कर रहा है. यानी यहाँ पे ऑनरशिप के बारे में जानकारी जानना चाहता है कि ये जो ड्रेस है वो किससे के साथ बिलोंग करता है, यानी किसका ये ड्रेस है. उसके बाद होम डिड यू सी यस्टरडे, आपने कल किसको देखा? तो यहां पे आपके पास कोई स्पेसिफिक चीज तो ये नहीं है कि आपने व्यक्ति को देखा, किसी इंसान या किसी चीज को आपने देखा. तो यहां पे जब आप ऑब्जेक्टिव केस की बात करते हैं उस टाइम पे आप किसका यूज करते हैं? आप हुम का यूज करते हैं. हु आर यू टॉकिंग टू. अब देखो यहाँ पे कभी कभी आपको यानी आपको ऐसे भी लोग यहाँ पे आपको देखने को मिलेंगे, यानी इतने इतने स्कॉलर्स इंग्लिश के हैं, या अगर आप जनरली राइटर्स की बात करें या पोइट की बात करें जो इंग्लिश के अंदर पोएम्स को लिखते हैं, उनको यहाँ पे जो विद्वान जो स्कॉलर हैं वो हुम की जगह पे अब यहाँ पे हु का भी प्रयोग करने लगे. यानी जहाँ जहाँ पे आप हुम का पहले यूज करते थे एज ए ऑब्जेक्टिव केस, वहाँ पे अब हु का यूज भी होने शुरू हो गया. तो ये यहाँ पे एज पर मॉडर्न ग्रामर मैंने आपको बताया हु आर यू टॉकिंग टू, लेकिन आपको ये ऊपर वाला ही रूल को क्या करना है? फॉलो करना है. उसके बाद यहां पे बात करें एक और इंपॉर्टेंट रूल की बात करें तो समटाइम्स ए प्रीपोजिशन इज यूज्ड विद व्हाट एंड विच. अब देखो यहां पे कभी कभी क्या होता है कि जो प्रीपोजिशन होती है व्हाट और विच के साथ भी यूज होती है. अब प्रीपोजिशन हमारा नेक्स्ट टॉपिक रहेगा इसके बाद. अब व्हाट और विच के साथ आप प्रीपोजिशन किस तरीके से ऐसी कंडीशन के अंदर आप यूज करते हैं. व्हाट इज दिस टेबल मेड ऑफ. तो देखो यहां पे जो प्रीपोजिशन ऑफ हमने एट द लास्ट ऑफ सेंटेंस हमने यूज करा, इसका मतलब यहां पे आप प्रीपोजिशन का भी यूज कर सकते हैं. कभी कभी आप व्हाट और विच के साथ प्रीपोजिशन का भी यूज करते हैं, जैसे मैंने आपको एग्जांपल से समझाने की कोशिश की. व्हाट इज दिस टेबल मेड ऑफ, यानी ये टेबल किसका बना हुआ है. अब इसका मतलब किस चीज से कोई चीज बनी होती है उसके लिए भी आप यहां पे इसके अंदर प्रीपोजिशन की एडिशन कर सकते हैं. विच क्लास डू यू रीड इन, आप कौन सी कक्षा में कौन सी क्लास में पढ़ते हैं. उसके बाद विच ट्रेन विल यू गो बाय, आप किस रेल से जाओगे, किस ट्रेन से आप जाओगे. विच लेक्चर वर यू सर्चिंग फॉर, अगर आप यहाँ पे प्रीपोजिशन के यानी यहाँ पे अगर आप प्रीपोजिशन के लेक्चर को सर्च कर रहे थे तो मैं आपको पूछूंगा ना कि आप कौन सी लेक्चर यहाँ पे सर्च कर रहे थे या यूट्यूब पे सर्च कर रहे थे. विच लेक्चर वर यू सर्चिंग फॉर. उसके बाद व्हाट ट्रेन विल यू गो बाय, तो ये मैंने आपको पहले भी बताया व्हाट और विच के अंदर भी आप यहाँ पे ध्यान रखें. सो व्हाट ट्रेन विल यू गो बाय, तो यहाँ पे इसका मतलब जर्नल में बात करें तो यहाँ पे कहीं ना कहीं आपके पास कोई ऑप्शन होगा. इस तरीके से आपको ये वाली बात याद रखनी है. और इंपॉर्टेंट रूल व्हाट और विच के साथ कब आप प्रीपोजिशन यूज करते हैं तो ये मैंने आपको बताया. उसके बाद अब यहाँ पे 8th टाइप की बात करें जिसका नाम है डिस्ट्रीब्यूटिव प्रोनाउन. अब यहाँ पे डिस्ट्रीब्यूटिव से आपका एक नाम यहाँ पे नाम से ही समझ आना शुरू हो गया होगा कि यहाँ पे डिस्ट्रीब्यूशन की बात हो रही है, यानी यहाँ पे किसी चीज को बांटने की बात हो रही है. इसका मतलब यहाँ पे अगर मैं आपको जर्नल में बात करूं ईच, एवरीवन, ईदर, नाइदर, आइदर, नाइदर, एनीवन, नॉन, ये जो जितने भी हैं या नो वन, जितने भी ये सभी के सभी क्या हैं? डिस्ट्रीब्यूटिव प्रोनाउन है. इसका मतलब ये प्रोनाउंस क्या करते हैं? किसी एक पर्सन या किसी एक थिंग की बात करते हैं एक टाइम पे, यानी यहाँ पे बात करते हैं या उसकी बात को यहाँ पे एक्सप्रेस करते हैं. अगर बात करें प्रोनाउन डिस्ट्रीब्यूट से ग्रुप, जो किसी ग्रुप को क्या करता है? डिस्ट्रीब्यूट करता है, बांटता है, या किसी पेयर को किसी जोड़े को यहाँ पे बांटता है, उसे हम डिस्ट्रीब्यूटिव प्रोनाउन कहते हैं. अब यहाँ पे एक एग्जांपल पहले समझे, उसके बाद मैं आपको यहाँ पे एक बहुत यूजफुल बात भी बताने वाला हूँ. ईच ऑफ द स्टूडेंट्स गेट्स ए प्राइज. देखो यहाँ पे इसका मतलब ईच, एवरीवन, आइदर, एवन, नाइदर की बात हो रही है.
इसका मतलब ईच ऑफ द स्टूडेंट गेट्स प्राइज। तो यहाँ पे कहीं ना कहीं आप सभी को कंफ्यूजन भी होगी कि सर ईच का यूज किस तरीके से करते हैं। सो नो नीड टू बी पैनिक, आई एम गोइंग टू मेक यू अंडरस्टैंड इन वेरी प्रॉपर मैनर। और आई होप कि एक बार मैं पूछ रहा हूँ कि आज आपको मेरी स्पीड के साथ किसी भी प्रकार की कोई इशू नहीं हुआ होगा। एवरीवन ऑफ द स्टूडेंट वाज हैप्पी, तो एवरीवन वहां पे किस तरीके से एक्ट हो रहा है, एज ए डिस्ट्रीब्यूटरी प्रोनाउन। उसके बाद आइदर ऑफ टू विल विन द रेस, इनमें से कोई एक रेस जीतेगा। नाइदर ऑफ दीज टू स्टूडेंट्स कैन सिक्योर फर्स्ट पोजीशन, इन दोनों में से, इन दो विद्यार्थियों में से या स्टूडेंट्स में से कोई भी पहला पोजीशन या पहली डिस्टिंक्शन नहीं ले पाएगा। तो इस तरीके से आपको याद रखना। अब यहाँ पे एक बात जानने वाली ये थी जो मैं आपको बताने वाला था। बात यह है कि जब भी आप बात करें यहाँ पे डिस्ट्रीब्यूटिव प्रोनाउन की बात करें तो उनके बाद हमेशा आप ऑफ का यूज करेंगे। ऑफ इज ऑफ्टन फाउंड विद आफ्टर एवरी डिस्ट्रीब्यूटिव प्रोनाउन। आपको हमेशा ये देखने को मिलेगा, देखो आपको ईच के बाद ऑफ देखने को मिला, एवरीवन के बाद आपको ऑफ देखने को मिला, आइदर के बाद आपको, नाइदर के बाद आपको यहाँ पे ऑफ देखने को मिल रहा है। तो ये बात आपको अपने माइंड में हमेशा रखनी है कि जब भी आप कभी बात करते हैं यहाँ पे डिस्ट्रीब्यूटिव प्रोनाउन की बात करें, और मैंने आपको यहाँ पे लिख के बता दिए कि डिस्ट्रीब्यूटिव प्रोनाउन कौन कौन से होते हैं, वो मैंने आपको बता दिए। और हमेशा इनके बाद यहाँ पे किसका यूज करते हैं, आप ऑफ का यूज करते हैं। जैसे मैं आपको एक एग्जाम्पल यहाँ पे दूंगा, ईच ऑफ द टू स्टूडेंट received a medal, each of the two students received a medal, यानी इन दोनों में से दोनों स्टूडेंट ने यहाँ पे क्या करे थे, मेडल को रिसीव करा था। each of the student gets a prize, इन दोनों को यहाँ पे गेट्स नहीं है, यहाँ पे साथ में इसके, तो आप इसको मत एप्स्ट्रॉफी ये साथ में है। ईच ऑफ द स्टूडेंट गेट्स ए प्राइज, तो इस तरीके से हर एक स्टूडेंट को यहाँ पे प्राइज मिलेगा या मिलता है। तो इस तरीके से यहाँ पे आपको डिस्ट्रीब्यूटिव प्रोनाउन समझने को मिलता है। अगर आपको फिर से यहाँ पे कंफ्यूजन है तो एक बार मैं आपको फिर से अंडरस्टैंड करवा देता हूँ। जो ईच और एवरीवन होता है ये दो या दो से ज़्यादा लोगों के लिए आप इसका यूज़ करते हैं। अगर आप बात करें आइदर या नाइदर की बात करें तो ये हमेशा दो पर्सन या दो चीज़ों के लिए आप इसका यूज़ करते हैं। तो ये बात भी आपको अपने माइंड में याद रखनी है कि हमेशा दो के चीज़ के लिए आप इसका यूज़ करते हैं। दो से अगर आप अधिक की बात करें, यानी जब दो से ज़्यादा हो जाती है तो आप इसके लिए आप एनी का यूज़ कर सकते हैं, आप नो वन का यूज़ कर सकते हैं, या फिर आप नन का यूज़ कर सकते हैं जब आपको कोई दो से ज़्यादा चीज़ या दो से ज़्यादा आपको व्यक्ति होंगे। यानी फॉर मोर देन टू आप यहाँ पे एनी, एन वन और नॉन का यूज़ कर सकते हैं। अब इसके अंदर एक इंपॉर्टेंट रूल मैं आपको बता दूं, तो यहाँ पे देखो ये इंपॉर्टेंट रूल ये है कि विद डिमॉन्स्ट्रेटिव प्रोनाउन, अगर आप बात करें डिमॉन्स्ट्रेटिव प्रोनाउन की बात करें तो ये बात आप अच्छे तरीके से समझेंगे। थर्ड पर्सन सिंगुलर प्रोनाउन मैस्कुलाइन जेंडर, अगर आप बात करें किसकी बात करें, आप यहाँ पे डिस्ट्रीब्यूटिव प्रोनाउन की बात करें। अगर यहाँ पे डिस्ट्रीब्यूटिव प्रोनाउन के बाद अगर आपके पास यहाँ पे कोई थर्ड पर्सन सिंगुलर प्रोनाउन मैस्कुलाइन जेंडर आपको देखने को मिलेगा, जैसे अगर आप बात करें यहाँ पे डिमॉन्स्ट्रेटिव प्रोनाउन नहीं है, सॉरी, यहाँ पे आप डिस्ट्रीब्यूटिव प्रोनाउन की बात करें तो ये यहाँ पे टाइपिंग मिस्टेक हो गई है। विद डिस्ट्रीब्यूटिव प्रोनाउंस जब भी आप थर्ड पर्सन सिंगुलर का यूज़ करते हैं, यानी थर्ड पर्सन सिंगुलर प्रोनाउन का यूज़ करते हैं, और वो भी किस कंडीशन में, मैस्कुलाइन में, यानी यहाँ पे आप मेल कैटेगरी की बात करें। जब भी आप मैस्कुलाइन जेंडर की बात करें, जैसे आप ही की बात करें, हिज की बात करें, हिम की बात करें, तो उस टाइम पे आप किसका यूज कर सकते हैं, किसका आप यूज कर सकते हैं, एवरीवन शुड ओबे हिज पेरेंट। यानी यहाँ पे सिंपल सी बात आपको ये समझनी है कि जब भी आप कहीं भी डिस्ट्रीब्यूटिव प्रोनाउन का यूज किसी थर्ड पर्सन के साथ करते हैं तो उस टाइम पे आप यहाँ पे मैस्कुलाइन जेंडर का ही यूज करते हैं। जैसे ही आ गया, हिज आ गया और हिम का यूज करते हैं। जैसे एवरीवन शुड ओबे, उसके बाद हिज पेरेंट्स आ जाता है। यहाँ पे ना तो कोई आप प्लूरल का यूज कर सकते हैं ना आप किसी और का यूज कर सकते हो, हमेशा यहाँ पे थर्ड पर्सन सिंगुलर ही यूज होगा। तो ये बात आपको याद रखनी है। उसके बाद अगर किसी सेंटेंस के अंदर यहाँ पे जिस तरीके से पहले वाले सेंटेंस के अंदर हमने ये देखा कि यहाँ पे क्या था, फेमिनाइन मैस्कुलाइन जेंडर था, लेकिन यहाँ पे अब आपके पास क्या है, फेमिनाइन जेंडर नाउन है। इट मीन्स यहाँ पे आपके पास फेमिनाइन जेंडर आपको देखने को मिलेगा जब किसी सेंटेंस के अंदर, और वहाँ पे आपको डिमॉन्स्ट्रेटिव प्रोनाउन नहीं, यहाँ पे आपको डिस्ट्रीब्यूटिव प्रोनाउन अगर आपको देखने को मिलेगा तो उस टाइम पे आपको इसका ज़्यादातर खास कर ध्यान रखना है। यहाँ पे भी डिमॉन्स्ट्रेटिव प्रोनाउन नहीं है, डिस्ट्रीब्यूटिव प्रोनाउन है। उस तरीके से आपको यहाँ पे किसका यूज करना है, वहां पे आपको हर का यूज करना है। यानी मैस्कुलाइन के लिए आपको हिज का यूज करना है, सिंगुलर का यूज करना है, वो भी मैस्कुलाइन वाले। और अगर आप यहाँ पे कोई गर्ल की बात करें, कोई वुमेन कैटेगरी की हो, यानी यहाँ पे कोई आपको फेमिनाइन जेंडर का कोई भी यहाँ पे ऑप्शन दिखे तो अब आपको हर का यूज करना है, ना तो अब तब ही, हिम, हिज का यूज कर पाएंगे। उसके बाद अगर एग्जाम्पल देखें, नाइदर ऑफ दीज टू गर्ल्स हैज डिपॉजिटेड हर फीस, तो देखो यहाँ पे अंडरलाइन मैंने आपको करके दिया है। उसके बाद ईच ऑफ द गर्ल्स हैज डोनेटेड हर पॉकेट मनी,
अगर बात करें दोनों जो लड़कियां थी उन दोनों ने क्या करा, अपना जो पॉकेट मनी था, जो पैसे उन्होंने बचा के रखे थे, उन्होंने वो डिनोट करे। तो इस तरीके से यहाँ पे इसका यूज करना है आपको। एवरी वन ऑफ द वुमेन हैज ए चॉइस ऑफ हर ओन, हर एक जो स्त्री है, जहाँ हर एक वुमेन है उसको अपनी अपनी यहाँ पे चॉइस है। तो इस तरीके से यहाँ पे इंपॉर्टेंट रूल आपको पता चलता है। बस आपको ये वाली बात समझनी है कि ये डिमॉन्स्ट्रेटिव प्रोनाउन नहीं है, डिस्ट्रीब्यूटिव प्रोनाउन, और यहाँ पे भी डिस्ट्रीब्यूटिव प्रोनाउन है। तो ये बात आपको अपने माइंड में अच्छे तरीके से रखनी है। उसके बाद यहाँ पे बात करते हैं और एक अच्छे रूल की बात करें, इफ देयर इज ए प्लूरल प्रोनाउन की बात करें। जिस तरीके से मैस्कुलाइन की बात करें, अगर आप फेमिनाइन जेंडर की बात करी वो भी हमने देखा। मैस्कुलाइन जेंडर के लिए आप यहाँ पे थर्ड पर्सन सिंगुलर ही, हिज या हिम का यूज कर सकते हैं। इसी तरीके से आपने फेमिनाइन के बारे में देखा, आप हर का यूज कर सकते हैं। अब यहाँ पे प्लूरल की बात करें, अगर यहाँ पे कोई प्लूरल प्रोनाउन हो, जैसे अस, देम या यू, इनमें से कोई भी प्लूरल प्रोनाउन यहाँ पे हो, अगर आप फेमिनाइन नाउन की बात करें जहां पे हमने फेमिनाइन जेंडर का यूज किया रहा था, अगर वहां पे आपके पास कोई प्लूरल प्रोनाउन है यानी इनमें से कोई हो, तो एट दैट टाइम वहां पे भी आप किसका यूज करते हैं, आप सिंगुलर प्रोनाउन का यूज करते हैं। इट मींस आप वहां पे मैस्कुलाइन का यूज करेंगे, वहां पे आप फेमिनाइन जेंडर का यूज नहीं करेंगे, मैस्कुलाइन जेंडर का आप यूज करेंगे। तो आपको ये बात अच्छी तरीके से समझ आ रही होगी। ईच ऑफ देम हैज फॉरगेटन हिज पर्स, इन सभी ने यहाँ पे अपने अपने क्या कर दिए, पर्स जो होती है वो भूल दिए। नाइदर ऑफ देम हैज डन हिज ड्यूटी, आप बोलते दियर ड्यूटी नहीं, यहाँ पे देम के बाद आप यहाँ पे हिज का यूज करें, क्योंकि यहाँ पे ये रूल कहता है कि जब भी आप यहाँ पे प्लूरल की बात करें, प्रोनाउन की बात करें, उसके बाद हमेशा आप किसका यूज करते हैं, मैस्कुलाइन जेंडर का यूज करते हैं, ना कि आप फेमिनाइन जेंडर का यूज करते हैं। इज दैट क्लियर टू एवरीवन? एक बार मुझे आप चैट बॉक्स के अंदर बताएं, क्योंकि मैं आपकी चैट बॉक्स की सभी चैट को अच्छे तरीके से पढ़ भी रहा हूं। आप एक बार मुझे यहाँ पे बताएं, क्या आप सभी को ये वाला पॉइंट अभी तक का क्लियर हुआ? यहां तक ऑल इज क्लियर? ओके, थैंक यू। अब यहाँ पे और एक रूल की बात करें, देखो यहाँ पे पोजीशन ऑफ प्रोनाउन की बात करें। अब यहाँ पे इंपॉर्टेंट इसलिए है क्योंकि ये क्वेश्चन पूछे जाते हैं अक्सर, आपको कंपटीटिव एग्जाम के अंदर इस तरीके के क्वेश्चन देखने को मिलेंगे। तो यहाँ पे अब आपको जो ईच की पोजीशन है वो किस तरीके से आप बतानी है। अब देखो ये मुझे सबसे पहले आप बताएं ये करेक्ट है और इनकरेक्ट है। आई बॉट ईच ऑफ दीज बुक्स फॉर ₹100। अच्छे से समझने की कोशिश करें आप इन एग्जाम्पल्स को। आई बॉट दीज बुक्स ईच फॉर ₹100, तो यहाँ पे डिफरेंस आपको देखने को मिला। अब थर्ड है, यहाँ पे एग्जाम्पल की बात करें, आई बॉट दीज बुक्स फॉर ₹100 ईच। अब मुझे आप यहाँ पे ये बताएं कि इन तीनों एग्जाम्पल में से कौन सी एग्जाम्पल आपको सही होगी। तो देखो मैंने यहाँ पे आपके लिए नोट लिखा है, ईच मस्ट बी यूज्ड आफ्टर न्यूमरल। अब न्यूमरल क्या होता है? देखो न्यूमरल का मतलब होता है जो ये 100 है, ये आपका क्या है, न्यूमरल है, ये आपका क्या है, न्यूमरल है। और ईच हमेशा न्यूमरल के बाद ही लगाना चाहिए, कभी भी ईच का यूज आप न्यूमरल से पहले नहीं कर सकते। तो ये इसका मतलब ये वाला जो तीसरा पोर्शन है इसका, जो तीसरा ऑप्शन है इसका, तो दैट इज करेक्ट आंसर। यानी यहाँ पे ये वाला जो ऑप्शन है, ये एग्जाम्पल वो करेक्ट है। क्यों? क्योंकि यहाँ पे न्यूमरल 100 यहाँ पे आता, उसके बाद हमने ईच का यूज किया। पहले वाले एग्जाम्पल के अंदर हम देखते हैं यहाँ पे हमने न्यूमरल्स का यूज करा था, यानी यहाँ पे पहले ईच का भी यूज करा था, उसके बाद हमने न्यूमरल का लास्ट पे यूज करा। अगर सेकंड वाले एग्जाम्पल के अंदर बात करें तो यहाँ पे भी हमने न्यूमरल को ईच के बाद ही यूज करा था, जबकि ईच यानी यहाँ पे न्यूमरल के बाद हमेशा यूज होता है। अगर आपको ऐसा कंडीशन अगर आपको किसी सेंटेंस के अंदर नहीं देखने को मिलती है, इफ देयर इज नो न्यूमरल देन इन दैट केस यूज ईच एट द बिगिनिंग ऑफ सेंटेंस। तो तब आप ईच का यूज सेंटेंस के शुरू में आप करते। जैसे मैं बोलूंगा ईच ऑफ द मैन रिसीव्ड ए प्राइज, यानी यहाँ पे जितने लोग थे उन सभी को यहाँ पे प्राइज मिला। तो मैंने यहाँ पे ये नहीं कहा ईच ऑफ द मैन रिसीव्ड ए 100 प्राइज। ये अगर 100 होता तो वो न्यूमरल बन जाता, और न्यूमरल के बाद ही हमेशा आप ईच का यूज करते हैं, पहले नहीं करते हैं। तो ये वाला था। अब यहाँ पे आप एक बार स्क्रीनशॉट ले लें और आप इस वाले यानी पोर्शन को आप सही तरीके से आप सभी मुझे आंसर देके कमेंट सेक्शन के अंदर रखेंगे। आई होप आप सभी ने स्क्रीनशॉट ले ली होगी। अब यहाँ पे अब आगे बात करते हैं। देखो ये भी इजी है, आपको मैंने ये भी रूल समझाया भी। अब यहाँ पे 9th यहाँ पे रूल की बात करें, टाइप की बात करें प्रोनाउन की, तो वो रिलेटिव प्रोनाउन है। और मैंने आपको शुरू में बताया था कि कॉम्पिटिटिव एग्जाम के हिसाब से ये वाला जो पोर्शन है ये भी आपके लिए इंपॉर्टेंट है। अगर आप बात करें अब ये रिलेटिव प्रोनाउन होता क्या है, मैं सिंपल सी अगर इसकी बात बताऊं तो ये मैंने आपको रेड लाइन में यहाँ पे लिखा है कि ये हमेशा रिलेशन को बताता है। इट शोज रिलेशन। इस जो ऐसे प्रोनाउन जो रिलेशन को शो करते हैं उन्हें आप रिलेटिव प्रोनाउन आप कहते हैं। जैसे मैं बोलूंगा द गर्ल whom you met yesterday was my sister, यानी जिस लड़की से आप कल मिले थे वो लड़की मेरी सिस्टर है, बहन है। द गर्ल whom you met yesterday, यानी यहाँ पे रिलेशन बता रहा है कि जिस लड़की से आप परसों मिले थे या कल आप मिले थे,
शी वॉज माई सिस्टर यानी वॉज माई सिस्टर। तो यहाँ पे ये रिलेशन को बता रहा है। अब इस रिलेशन के बताने के साथ साथ जो रिलेटिव प्रोनाउन होते हैं ये दो क्लॉज को भी कनेक्ट करते हैं या दो फ्रेज को भी कनेक्ट करते हैं। जो किसी नाउन के या प्रोनाउन के साथ होते हैं तो उनको भी यहाँ पे कनेक्ट किया जाता है। अगर आप बात करें रिलेटिव प्रोनाउन की बात करें तो रिलेटिव प्रोनाउन रेफर्स टू सम नॉन गोइंग बिफोर, यानी यहाँ पे ऐसे जिनके पहले आप नाउन का यूज करते हो, विच इज कॉल्ड इट्स एंटीसीडेंट। तो यहाँ पे उसको क्या कहा जाता है? एंटीसीडेंट कहा जाता है। अब एंटीसीडेंट क्या होता है मैं आपको एग्जांपल से समझाने की कोशिश करूंगा। अब यहाँ पे रिलेटिव प्रोनाउन के अंदर आपको कौन कौन से देखने को मिलेंगे? हु, व्हाट, विच, हुज, हुम, व्हेन, वेयर, व्हाई, दैट, और ये सभी के सभी क्या है? ये रिलेटिव प्रोनाउंस हैं। अब यहाँ पे आप बताएंगे कि सर हमने पहले भी पढ़ा, यानी यहाँ पे हमने इंटरोगेटिव प्रोनाउन के अंदर भी इनको पढ़ा और यहाँ पे रिलेटिव प्रोनाउन के अंदर भी पढ़ा, तो ये भी यहाँ पे रिलेशंस को बताते हैं। इसका मतलब जो रिलेटिव प्रोनाउन मैंने आपको बताया ये ऐसे प्रोनाउंस होते हैं जो नाउन्स के आने से पहले यहाँ पे उसके पहले आप इसका यूज करते हैं और यहाँ पे उसके रिलेशंस को यहाँ पे शो करता है। और रिलेटिव प्रोनाउन का जो एंटीसीडेंट होता है ये हमेशा पहले ही आता है। इस तरीके से आप बात करें किस तरीके से ये जो रिलेटिव प्रोनाउन से पहले हमेशा जो एंटीसीडेंट होता है वो हमेशा पहले आता है। एग्जाम्पल से समझने की कोशिश करें। आई नो सुमित हु हैज जस्ट गॉन आउट, यानी मैं सुमित को जानता जो अभी बाहर गया है। तो इसका मतलब यहाँ पे देखो सुमित क्या आ गया? यहाँ पे जो सुमित आ गया है या सुमित सर की अगर आप बात कर लें तो वहां पे एंटीसीडेंट आ गए। ये यहाँ पे क्या आ गए? एंटीसीडेंट आ गए यहाँ पे सुमित सर। इसका मतलब उसके बाद ही आपने किसी रिलेटिव प्रोनाउन का यूज करा। सेकेंड एग्जाम्पल से समझने की कोशिश करते हैं। ही हैज फाउंड द बैग विच ही लॉस्ट यस्टरडे, यानी उसको ये बैग मिल गया जो उसने कल खोया था, जो गुम हुआ था उसका बैग। ही हैज फाउंड द बैग, तो यहाँ पे जो बैग है वो यहाँ पे विच का एंटीसीडेंट आ गया। ये यहाँ पे क्या आ गया? एंटीसीडेंट आ गया। एंटीसीडेंट का मतलब होता है विच कम्स बिफोर। एक बार फिर से बता रहा हूं, एंटीसीडेंट का मतलब होता है विच कम्स बिफोर। आप अपनी नोटबुक पे उसको लिख लें। उसके बाद थर्ड एग्जांपल से समझने की कोशिश करेंगे और इसके साथ आप सभी का यहाँ पे क्लियर भी हो जाएगा। दिस इज द नोटबुक दैट शी गेव मी, ये वही नोटबुक है जो उस लड़की ने मुझे दी थी। तो यहाँ पे जो नोटबुक है ये यहाँ पे एंटीसीडेंट आ गया किसका? दैट का। तो यहाँ पे हु, विच और दैट जो इन सेंटेंस के अंदर हमने यूज किए ये सभी के सभी रिलेटिव प्रोनाउंस थे। सुमित, बैग और नोटबुक यहाँ पे क्या आ गए? एंटीसीडेंट आ गए। आई होप दैट इज क्लियर टू यू। आई होप डियर लर्नर कि आपको यहाँ तक समझ आ गई होगी। अब यहाँ पे एग्जाम्पल मैंने आपके लिए रखी है, आप सभी अच्छे तरीके से इसको देखें। शी इज द गर्ल whom I helped yesterday, तो गर्ल यहाँ पे एंटीसीडेंट आ गया, whom यहाँ पे रिलेटिव प्रोनाउन। दिस इज द मैगजीन, मैगजीन यहाँ पे एंटीसीडेंट आ गया, दैट यहाँ पे रिलेटिव प्रोनाउन आ गया। दिस इज द बॉय, तो बॉय यहाँ पे एंटीसीडेंट आ गया और हु यहाँ पे रिलेटिव प्रोनाउन आ गया। तो इस तरीके से भी आपको ये वाली एग्जाम्पल समझने की जरूरत है। अब देखो रिलेटिव प्रोनाउन को मैं आपको ये सिंपल सा समझा रहा हूँ। हु का मतलब यहाँ पे जो होता है और हु का यूज हमेशा हम पर्सन के लिए करते हैं, ये क्लियर है आप सभी को। विच का यूज आप थिंग्स के लिए भी करते हैं और एनिमल के लिए भी आप करते हैं और मैं आपको एग्जांपल भी बताने वाला हूं। आप इसकी स्क्रीनशॉट ले लें एक बार फास्ट। उसके बाद दैट का मतलब यहाँ पे जो होता है और पर्सन, एनिमल्स और थिंग्स के लिए आप तीनों के लिए इसका यूज करते हैं। व्हाट का मतलब जो होता है, जो थॉट्स के लिए आप यूज करते हैं या कभी आपको कोई इंफॉर्मेशन लेनी होती है उसके लिए भी आप यूज करते हैं या फिर आप टाइम के साथ भी इसका यूज करते हैं। उसके बाद फॉर आस्किंग टाइम वी यूज व्हाट इज टाइम नाउ, है ना। हुम का यूज जिससे, ये पर्सन के लिए आप यूज करते हैं। हुज का यहाँ पे जिसको, जिसके या जिसके। अब इस तरीके से भी आप इसको समझने की कोशिश करें क्योंकि यहाँ पे आपने देखा कि हमेशा आप इस तरीके से जो हु होता, हुज और हुम हो, इनको हम पर्सन के साथ यूज करते हैं। हुज जिसको, जिसकी, जिसके, तो ये भी पर्सन के साथ ही यूज होता है। व्हेन यहाँ पे टाइम के लिए हम यूज करते हैं और जब इसका मतलब है वेयर, यहाँ पे जहां, ये हमेशा प्लेस के बारे में इंफॉर्मेशन लेता है। उसके बाद वाई की बात करें तो ये हमेशा किसी रीजन को जानने के लिए हम इसका यूज करते हैं। तो कुल मिलाकर अगर आप WH फैमिली की बात करें, ये सभी के सभी किसके अंदर आती है? WH फैमिली के अंदर आपको देखने को मिलेगी। और अगर आप इन सभी की बात करें, ये सभी के सभी ऐसे वर्ड्स होते हैं जो हमेशा इंफॉर्मेशन को कलेक्ट करने के लिए हम किसी सेंटेंस के अंदर इसका यूज करते हैं। सो आई होप आप सभी के लिए क्लियर है। तो एक एक बार एग्जांपल यहां पे लेते हैं मैं चलूं। मैंने आपको बताया पर्सन, या जब किसी सेंटेंस के अंदर कोई सब्जेक्ट मिसिंग हो उस टाइम पे आप इसका यूज करते हैं। द बॉय हु इज टॉकिंग विद यू ही इज माई ब्रदर, या इज माई ब्रदर, जो लड़का आपके साथ बात कर रहा है वो मेरा भाई है। तो यहाँ पे देखें इस तरीके से। विच मैंने आपको पहले भी बताया, थिंग्स के अंदर जब आपके पास कोई चॉइस हो या फिर एनिमल्स के लिए आप इसका यूज कर सकते हैं। द डॉग विच इज स्टैंडिंग देयर, यानी जो कुत्ता वो वहां पे खड़ा है। बार्क्स वेरी मच, वो ज्यादा भौंकता है। दिस यानी यहाँ पे द पेन विच यू हैव, यहाँ पे द पेन विच यू हैव इज माइन, जो पेन आपके पास है वो मेरा है।
इस तरीके से भी आप इसको समझने की कोशिश करें। दैट यहाँ पे जो पर्सन प्लेस थिंग्स के लिए आप इसका यूज करते हैं, दिस इज द बॉय दैट कैन हेल्प यू, ये वो लड़का है जो आपकी मदद कर सकता है। दिस इज द प्लेस दैट आई वांटेड टू विजिट, जहां पे मैं जाना चाहता हूं। एक बार फिर से आप इसकी स्क्रीनशॉट ले लें तो यहां पे व्हाट जो थॉट्स के लिए आप इसका यूज करते हैं, आई नो व्हाट ही वांट्स टू से, मैं जानता हूं कि वो लड़का क्या कहना चाहता है। वी न्यू व्हाट शी इज गोइंग टू स्पीक, हम जानते थे कि वो लड़की क्या बोलने वाली है। उसके बाद whom का मतलब यहाँ पे पर्सन के लिए ऑब्जेक्ट, या किसी जब ऑब्जेक्ट किसी सेंटेंस के अंदर मिसिंग होता है, इट मींस वहां पे आप ऑब्जेक्ट की इंफॉर्मेशन ले रहे हैं, तब आप whom का यूज करते हैं। दिस इज द बॉय whom आई गेव ए पेन यस्टरडे, ये वही लड़का जिसको मैंने कल क्या दिया था, पेन दिया था। दिस इज द गर्ल टू whom आई वॉन्टेड टू टॉक, ये वही लड़की है जिसके साथ मैं क्या करना चाहता हूं, बात करना चाहता था। तो उसके बाद अगर आप हुज की बात करें, जिसको जिसकी जिसके, दिस इज द गर्ल हुज पेरेंट्स डाइड इन एन एक्सीडेंट, ये वही लड़की है जिसके माता पिता का जो देहांत, जो मृत्यु एक रोड दुर्घटना में हो गई। सूरज इज द बॉय हुज पेन यू हैव, सूरज वो लड़का है जिसका पेन आपके पास है। तो इस तरीके से यहाँ पे इन हुज का यूज करते हैं। देखो यहाँ पे मैं क्लियर करते हुए चल रहा हूं ताकि आपको कंफ्यूजन ना रहे। व्हेन का मतलब टाइम के लिए, आई नो व्हेन शी गोज टू ऑफिस, मैं जानता हूं वो लड़की कब टाइम पे, कौन से टाइम पे ऑफिस जाती है। व्हेन यू कम आई शैल मीट यू, जब आप आओगे मैं आपसे मिलूंगी। देखो यहाँ पे एक बोर मैं रूल आपको समझा देता हूं, जब भी आप कभी फ्यूचर का इस कंडीशन के अंदर यूज करते हैं ना, हमेशा आप यहाँ पे एक प्रेजेंट टेंस के अंदर रखते हैं, इंडेफिनिट के अंदर, और एक फ्यूचर के अंदर रखते हैं। आप ऐसे भी लिख सकते थे आई शैल मीट यू व्हेन यू कम, मैं आपको मिलूंगी या मिलूंगा जब आप यहाँ पे आओगे। वेयर का मतलब जहां, यानी प्लेस की इंफॉर्मेशन के लिए आप लिया जाता है, इसका यूज किया जाता है। आई नो वेयर डज ही लिव, मैं जानता हूं वो लड़का कहां रहता है। शी हैज नो आइडिया वेयर ही लिव्स, यानी यहाँ पे उस लड़की को कोई आइडिया नहीं है कि वो लड़का कहां पे रहता है। वाई हमेशा क्यों, रीजन के लिए यूज करते हैं। आप बोल, मैं पूछूंगा वाई यू आर लर्निंग इंग्लिश ग्रामर, वाई यू आर वॉचिंग माई लेक्चर, वाई यू आर फॉलोइंग माई गाइडलाइंस। तो इस तरीके से अगर आप बात करें तो यहाँ पे रीजन को जानने के लिए आप वाई का यूज करते हैं। आई डोंट नो वाई शी इज लाफिंग एट यू, मैं नहीं जानता कि वो लड़की आपके ऊपर क्यों हंस रही है। He knows why you are behaving like this, वह लड़का जानता है कि वो इस तरीके का बर्ताव क्यों कर रहा है आपके साथ। तो इस तरीके से आपको यहाँ पे इनका पता चलता है। अब इसके अंदर एक और खास बात है जो आप सभी को जानना जरूरी है, कंपाउंड रिलेटिव प्रोनाउंस की बात करें यहाँ पे। जी हाँ, आपने सही सुना, we are talking here about compound relative pronouns. So everybody has one question in mind, sir what is compound relative pronoun? Dear learner, आपको ये बात याद रखना है, जो whoever होता है, whosoever होता है, whomsoever होता है, whatever, whichever, who, whatsoever, ये सभी के सभी क्या रहते हैं, कंपाउंड रिलेटिव प्रोनाउन रहते हैं। इनका प्रयोग आप किसी भी सेंटेंस के अलग अलग एंटीसीडेंट के साथ होता है। एंटीसीडेंट का मतलब होता है विच कम्स बिफोर। अब इनका एंटीसीडेंट यानी इनके अंदर ही इंक्लूड होता है। अब आप बोलेंगे सर इनका एंटीसीडेंट कहां पे है, तो एक बात मेरी अच्छे तरीके से सुने कि इनका जो एंटीसीडेंट होता है, एंटीसीडेंट का मतलब होता है विच कम्स बिफोर, बार बार मैं कह रहा हूं, ये इनके अंदर ही इंक्लूड रहता है। जैसे अगर आप बात करें व्हाटएवर की बात करें, विचएवर की बात करें, व्हाटसोएवर की बात करें, whomsoever की बात करें, whosoever की बात करें, whoever की बात करें, इस तरीके से अगर बात करें, मैं अगर यहाँ पे whoever की बात करूं, whoever की बात करूं या whosoever की बात करूं, इन दोनों की बात करूं, तो यहां पे पर्सन, एनी पर्सन हु यहां पे बात हो रही है, इसका मतलब है एनी पर्सन हु। उसके बाद अगर मैं whomsoever की बात करूं, whomsoever का मतलब होता है एनी पर्सन whom। उसके बाद अगर आप whatever की बात करें या whichever की बात करें तो ये होता है एनीथिंग which। तो इस तरीके से आप इसको समझने की कोशिश करें। सो दीज आर यूज विदाउट एन एंटीसीडेंट इन सेंटेंस, ये यहाँ पे बिना एंटीसीडेंट के अंदर यूज होते हैं। क्यों? क्योंकि मैंने आपको ये पहले ही क्लियर कर दिया कि इनके अंदर ही इनके एंटीसीडेंट क्लियर होते हैं, इन्हें दिए हुए होते हैं, इंक्लूड किए हुए होते हैं। अब यहाँ पे एग्जाम्पल से समझने की कोशिश करें। यू कैन आस्क वट एवर यू वॉन्ट, यानी आप पूछ सकते हैं जो आप पूछना चाहते हैं। यू कैन ईट वट एवर यू लाइक, जो आप पसंद करते हैं खाना वो आप खा सकते हैं। whoever whosoever joins our platform is welcome, जो भी ट्रिपल एस को ज्वाइन कर रहा है उस सभी का स्वागत है। he can take whatever he likes, वो ले सकता है जो उसके पसंद है। I shall employ whomsoever you recommend, मैं उसको यहाँ पे एम्प्लॉय करूंगा, यानी यहाँ पे जॉब दूंगा जिसको आप यहाँ पे रेकमेंड करोगे, भेजोगे। तो इस तरीके से यहाँ पे आपको कंपाउंड रिलेटिव प्रोनाउंस के बारे में आपको पता चलता है। सो ये वाली बात आपको जानना जरूरी थी। अब यहाँ पे बात करते हैं एक्सक्लेमेटरी प्रोनाउन की बात करें तो एक्सक्लेमेटरी प्रोनाउन यहाँ पे इसका मतलब आपको देख रहा है कि जिस तरीके से यानी जो सडन फीलिंग्स को शेयर कर, तो उसको आप एक्सक्लेमेटरी सेंटेंस कहते हैं। ए प्रोनाउन यूज्ड एज एन एक्सक्लेमेशन, ऐसा प्रोनाउन जो एक एक्सक्लेमेशन की तरह यूज होता है किसी सेंटेंस के अंदर, आप उसको एक्सक्लेमेटरी प्रोनाउन कहते हैं। ये छोटा सा है, ज्यादा इसके अंदर आपको दिमाग पे जोर डालने की जरूरत नहीं है। आई डोंट नो योर नेम, मैं आपका नेम नहीं जानता।
आई डोंट नो योर नेम। आप बोलोगे व्हाट, यहां पे आप क्या बोलोगे, व्हाट यू डोंट नो माय नेम। तो यहां पे व्हाट ये यहां पे क्या है, एज एन एक्सक्लेमेटरी प्रोनाउन यहां पे ये यूज करे होगे। मैं बोलूंगा आई हैव लॉस्ट द गोल्डन चेन। आप बोलोगे व्हाट यू हैव, या यू हैव लॉस्ट द चेन, या यू लॉस्ट द चेन। तो ये यहाँ पे जो वर्ड आपको मैं यूज करा रहा हूं, ये आपके पास एक्सक्लेमेटरी आपको प्रोनाउन देखने को मिलेगा। यानी यहाँ पे आपको सडन एक फीलिंग रिएक्शन आपको देखने को मिल रही है। आप बोलोगे व्हाट हैवंट यू गॉन देयर, क्या आप वहां पे नहीं गए हो। तो ये सभी आपके लिए क्या है, ये आपके लिए एक एक्सक्लेमेटरी प्रोनाउन है। वह सूरज हैज टॉप्ड इन कॉलेज, मैं बोलूंगा सूरज ने कॉलेज के अंदर टॉप करा। आपको तो सरप्राइज हो जाएगा, आप मीन्स ऐसे हो जाओगे कि सर ऐसा भी हो सकता क्या, व्हाट सूरज हैज टॉप्ड इन ए कॉलेज। तो इस तरीके से भी आप इन प्रोनाउंस का आप यूज करते हैं। अब यहाँ पे एग्जांपल है, व्हाट टुडे द ट्रेन इज कैंसल्ड। आप रेलवे स्टेशन पे पहुंच के और आपको वहां पे जाके पता चलता है और आपको सदमा लगता है। आपको व्हाट टुडे द ट्रेन इज कैंसल्ड, कि आज की ट्रेन कैंसिल है। उसके बाद शी हैज कम टू मीट मी, वो लड़की मुझसे मिलने आई है। तो आप बोलोगे व्हाट शी हैज कम टू मीट मी। मैं बोलूंगा यस शी हैज कम टू मीट यू। उसके बाद बोलोगे यू डोंट नो सचिन, मैं बोलूंगा यू डोंट नो सचिन, आई डोंट नो सचिन। मैं बोलूंगा आई डोंट नो सचिन। आप बोलोगे व्हाट यू डोंट नो सचिन। तो इस तरीके से यहां पे आप एक्सक्लेमेटरी प्रोनाउन का यूज कर सकते हैं। मैं बोलूंगा आई डोंट गो टू स्कूल, मैं स्कूल नहीं जाता हूं। आप बोलोगे व्हाट यू डोंट गो टू स्कूल। तो इस तरीके से आपको यहां पे एक ही एक्सक्लेमेटरी प्रोनाउन देखने को मिलेगा जिसके साथ आपको एक्सक्लेमेशन का साइन देखने को मिलेगा, तो वो है व्हाट। तो इस तरीके से आप सभी ने अच्छे तरीके से यहाँ पे बात करें प्रोनाउन की, व्हाट लगाई। आई होप आप सभी के जो कंफ्यूजन है वो अभी तक की क्लियर है। तो यहाँ पे एक बात यहाँ पे फिर से बताओ, व्हाट ए कार, व्हाट ए ड्रेस, व्हाट ए लुक, व्हाट एन आइडिया। तो व्हाट यहाँ पे एक एक्सक्लेमेटरी प्रोनाउन नहीं है, तो यहाँ पे ये एक्सक्लेमेटरी एडजेक्टिव के तरीके से यहाँ पे आप यूज कर रहे हैं, क्योंकि अलियास, वाव, हुर्रा ये सभी के सभी आपके पास भी एक्सक्लेमेटरी प्रोनाउन नहीं होते हैं। यानी यहाँ पे ये सभी के सभी आपके लिए क्या है, ये सभी के सभी आपके लिए एक्सक्लेमेटरी एडजेक्टिव हैं। तो इस तरीके से आपको इनका यूज देखना है और आई होप इट्स ऑल क्लियर टू यू। आप सभी के लिए ये चीज़ें क्लियर हो गई होंगी। व्हाट यहाँ पे एक्सक्लेमेटरी प्रोनाउन नहीं है, जो हमने ये वाला यूज़ किया तो ये यहाँ पे क्या है, यानी व्हाट ए कार हमने यूज़ किया पहले वाले सेंटेंस के अंदर और इस सेंटेंस के अंदर आपको डिफरेंस देखने को मिलेगा। वहां पे आपको व्हाट के बाद कंडीशन देखने को मिल रही थी, लेकिन अगर आपको डायरेक्ट ऐसे सेंटेंस बनाने व्हाट ए कार, तो यहाँ पे ये व्हाट जो है वो एक्सक्लेमेटरी प्रोनाउन नहीं है। ये जो आपने यूज किया ना, यानी यहाँ पे ये जो आपने व्हाट यूज करा ये आपके पास एक्सक्लेमेटरी प्रोनाउन की तरीके से यूज हो रहा है, लेकिन जो व्हाट यहाँ पे आप यूज करें ये आपके पास एक्सक्लेमेटरी प्रोनाउन नहीं है, ये आपका एक्सक्लेमेटरी एडजेक्टिव। जब भी आपको ऐसी कंडीशन मिले तो वहां पे आप इसको एक्सक्लेमेटरी एडजेक्टिव मान के चलें। सो थैंक यू वेरी मच डियर लर्नर। आई होप कि आज का यहाँ पे जो टॉपिक था आप सभी के लिए क्लियर हो गया होगा और आप सभी को प्रोनाउन का एक अच्छा नॉलेज भी मिल गया होगा। सो थैंक यू वेरी मच फॉर योर कोऑपरेशन। और आज आई होप मैं ये मान के चल रहा हूँ आज कि आप सभी को स्पीड के साथ कोई इशू नहीं हुआ होगा। थैंक्स टू यू। देखो आज हमारी लेक्चर 15 से 20 मिनट आगे गई, नहीं तो ये पहले खत्म हो जानी थी अगर स्पीड यहाँ पे 4G की रहती। सो इट्स ओके, आप सभी को यहाँ पे टॉपिक समझ आया, दैट्स ग्रेट थिंग फॉर मी। और यही चीज होनी भी चाहिए कि आपको यहाँ पे टॉपिक समझ आ जाए। सो डियर लर्नर, एक बार यहाँ पे आपको मैं नोट शेयर करूंगा। अब देखो एक स्ट्रेटजी आपको मैं बताऊंगा, जितने भी मैं टॉपिक्स आपको पढ़ा रहा हूँ एक बार आप इनके खुद हैंड रिटन नोट्स बना दें, ताकि जब आप हैंड रिटन नोट्स बनाएंगे ना, ऐसे पॉइंट जो यहाँ पे आपको मेरी बात समझ नहीं आती है तो आप वहां पे लिखते लिखते उस टाइम उसको समझ सकते हैं। सो थैंक यू वेरी मच फॉर योर वंडरफुल कोऑपरेशन एंड इफ यू आर न्यू टू अवर SSS then definitely do subscribe and don't forget to share this lecture। और आप सभी का अगर आप इंग्लिश सेक्शन के अंदर बात करें तो बहुत ज़्यादा कम रिस्पांस देखने को मिल रहा है। आई होप कि मुझे शायद अच्छा तरीके से पढ़ाना नहीं आता या फिर आप अपनी मर्जी से यहाँ पे रिस्पांस अच्छा नहीं करते। एक बार आप रिस्पांस अच्छा करें। सभी लेक्चर्स के अंदर आज देखने को मिल रहा है आप सभी थोड़े से धीमे हो गए हैं। डियर लर्नर, ये आप सभी के लिए एफर्ट्स हैं, बहुत मेहनत लगती है हर एक लेक्चर के पीछे। बस आपको अपनी मेहनत को बरकरार रखना है ताकि आप अपनी मंजिल तक पहुंच पाएं। थैंक यू वेरी मच। जय हिंद।